25 दिसंबर 1968 की वो काली और बड़ी रात तमिलनाडु के तंजावुर जिले के किलवेमनी गांव पर कहर बनकर टूटने वाली थी। रात को 10 बजे लोगों का एक झुंड इस गांव पर हमला करता है और तकरीबन 44 लोगों को जिंदा जला देता है। इन 44 लोगों में 5 वृद्ध पुरुष, 16 महिलाएं और 23 मासूम बच्चे थे। क्या कसूर था इन 44 लोगों का? कौन था इस नरसंहार के पीछे और किसने 12 साल बाद इन 44 लोगों की हत्या का बदला लिया? हम जानेंगे अपनी आज की इस वीडियो में, तो बने रहे हमारे साथ वीडियो के अंत तक। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्राइम डॉट्स में। भारत के इतिहास में अनेकों उदाहरण ऐसे हैं जहां हमें देखने को मिलता है कि किस हद तक दलित समुदाय के लोगों का शोषण किया जाता रहा है। उनसे बंधुआ मजदूरों की तरह कम वेतन पर मजदूरी करवाना, गांव के कुएं से पानी भरने पर पाबंदी, मंदिरों पर जाने पर पाबंदी, पक्की सड़कों पर चलने पर पाबंदी, और तो और दलित समुदाय की महिलाओं को अपनी ब्रेस्ट तक को ढकने के लिए टैक्स देने जैसे उदाहरण हमें बताते हैं कि किस हद तक स्वर्ण जाति ने दलित समुदाय को रौंदा और कुचला है। 15 अगस्त 1947 को जब देश आजाद हुआ तो लगा कि अब संविधान के जरिए सामाजिक एकरूपता आएगी। आई भी, लेकिन सिर्फ कागजों में। आजादी के बाद सवर्णों और दलितों के बीच टकराव बंद नहीं हुए बल्कि और बढ़ गए। कई बार ऐसे मौके भी आए जब ये टकराव न्यायपालिका के दरवाजे तक भी पहुंचे, लेकिन फिर भी पिछड़ों और दलितों को न्याय नहीं मिला। आज की कहानी भी ऐसे ही एक टकराव की है जिसने एक बहुत बड़े नरसंहार को जन्म दिया, और यहाँ भी दलितों को न्यायपालिका से खाली हाथ लौटना पड़ा। 1960 के दशक में तमिलनाडु के तंजावुर जिले को तमिलनाडु का राइस बोल कहा जाता था, क्योंकि इस अकेले जिले में राज्य का 1/3 चावल उगाया जाता था। यहाँ अधिकांश जमीनें सवर्णों के नियंत्रण में थीं और खेतीहर मजदूर जो दलित समुदाय से थे वो इन खेतों में काम करके अपनी रोजी रोटी चलाते थे। इन खेतीहर मजदूरों के पास अपनी कोई जमीन नहीं थी, तो यह दलित समुदाय पूर्ण रूप से सवर्णों पर ही आश्रित था। इसका फायदा जमींदारों ने खूब उठाया। वो इनसे बंधुआ मजदूरों की तरह काम करवाते और बदले में बहुत कम सुविधाएं और वेतन देते। गलती से भी अगर कोई मजदूर अपनी आवाज उठाता तो जमींदार के गुर्गे उसे कोड़ों से मारते पीटते और गोबर घुला पानी तक पिला देते। कुल मिलाकर कहा जाए तो इन खेतीहर दलित मजदूरों के हालात बद से बदतर थे और इनका दम घुट रहा था। आजादी के 20 साल बाद 1967 में डीएमके पूर्ण बहुमत से तमिलनाडु में सरकार बनाती है, जो कहती थी कि वो दलित, शोषित और वंचित वर्ग का ख्याल रखेगी। इसके चलते राज्य के मुख्यमंत्री CN अन्नादुरई ने समाज सुधार वाले कई फैसले लिए। तमिलनाडु डीएमके की सरकार में ही भारत का पहला ऐसा राज्य बना जहां बिना पंडितों की मौजूदगी वाली शादियों को मान्यता दी गई। उस समय कम्युनिस्ट पार्टी का भी बोलबाला था, जो पहले से ही दलितों और पिछड़े वर्गों के लोगों के लिए झंडा उठाए हुए थी। कुल मिलाकर आजादी के 20 साल बाद ये ऐसा समय था जब ये लगने लगा था कि राज्य में सामाजिक एकरूपता आ जाएगी और इन खेतीहर मजदूरों और दलितों को भी अपने भविष्य में उजाला दिखाई देने लगा था। तभी हरित क्रांति भी शुरू हो जाती है। इसमें जमींदारों की जेबें और ज्यादा भरने लगी, पर इन खेतीहर मजदूरों की हालत जस की तस बनी रही। यह देखकर कम्युनिस्ट पार्टी को अपनी आवाज बुलंद करने का मौका मिल गया। पार्टी ने अपने झंडे तले इन खेतीहर मजदूरों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। कुछ ही महीनों में तंजावुर जिले में खेतीहर मजदूरों का मनोबल इतना बढ़ा कि एक आंदोलन का जन्म हो गया। इस आंदोलन के चलते अधिकांश खेतीहर मजदूरों ने जमींदारों के खेतों में काम करना बंद कर दिया। इससे परेशान होकर जिले के सभी जमींदारों ने एक मीटिंग की और धान उत्पादक संघ की स्थापना की, ताकि मजदूरों के बढ़ते आंदोलन को दबाया और कुचला जा सके। संघ ने खेतीहर मजदूरों को धमकी दी कि अगर वो कम्युनिस्ट पार्टी का साथ छोड़कर वापस खेतों में नहीं आए तो बाहर से मजदूर बुलाकर काम करवाया जाएगा और उन्हें अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा।
मजदूरों द्वारा अपनी बात ना मानता देख एसोसिएशन ने धान की कटाई के लिए बाहर से मजदूर मंगवाए और बस यही एक पॉइंट था जहां से ये आंदोलन खूनी रंग लेने लगा। स्थानीय मजदूरों ने इन बाहर से आए मजदूरों को खेतों में जाने से रोकने की कोशिश की, जिसके चलते जमींदारों के गुर्गों और मजदूरों के बीच झड़प होने लगी। दिसंबर 1968 आते आते ये झड़प बढ़ने लगी। तंजावुर जिले के किलवेमनी गांव के जमींदार थे गोपाल कृष्ण नायडू। ये इस इलाके के बहुत ही ताकतवर जमींदार थे। दिसंबर 1968 में गोपाल कृष्ण नायडू के गुर्गे गांव के एक चाय वाले को पकड़कर बहुत मारते पीटते हैं और उसे अगवा कर लेते हैं। उस पर यह शक था कि वो आंदोलनकारी मजदूरों की सहायता करता है। जब गांव के मजदूरों को इसका पता चला तो दोनों पक्षों के बीच जमकर टकराव हुआ। मजदूर उस चाय वाले को तो छुड़ा लाए, पर इस टकराव में गोपाल कृष्ण के 2 गुर्गे मारे गए। गोपाल कृष्ण इस घटना से आग बबूला हो गया और मजदूरों को सबक सिखाने के लिए गोपाल कृष्ण नायडू ने अपने गुर्गों की एक बड़ी फौज इकट्ठा की। 25 दिसंबर रात 10 बजे पुलिस की ही गाड़ी में बैठकर तकरीबन 250 से 300 गोपाल कृष्ण नायडू के गुर्गे हाथों में दराती तलवार और बंदूक लिए दलितों की बस्ती के पास पहुंचते हैं और पहुंचते ही बस्ती को चारों तरफ से घेर कर फायरिंग शुरू कर देते हैं। अचानक हुई फायरिंग की वजह से बस्ती में भगदड़ मच जाती है। मजदूर भी जवाबी हमले के तौर पर पथराव करते हैं, पर गोली का मुकाबला कैसे और कब तक ही कर पाते। बस उन्हें इस पथराव के बीच औरतों और बच्चों को बाहर निकालने का मौका मिल जाता है, क्योंकि गुर्गों द्वारा बस्ती के सभी एग्जिट पॉइंटों को पहले ही बंद किया जा चुका था। मजदूरों को बस्ती में इधर उधर भागने के अलावा कोई चारा नहीं था। कुछ बुजुर्ग पुरुष, महिलाएं और बच्चे भागते भागते बस्ती के एकदम आखिरी में एक झोपड़ी में छुप जाते हैं। गोपाल कृष्ण के गुंडे आतंक मचाते मचाते इस झोपड़ी तक पहुंच जाते हैं। इस झोपड़ी को चारों तरफ से घेर कर उसके दरवाजे को बांध देते हैं और इस झोपड़ी में आग लगा देते हैं। झोपड़ी के अंदर चीख पुकार होने लगती है। कुछ बच्चों को जलती झोपड़ी से बाहर भी फेंका गया, इस उम्मीद में कि वो बच जाएंगे, पर उन गुर्गों ने उन बच्चों को वापस आग में ही फेंक दिया। कुछ लोग आग से बचकर झोपड़ी से निकलने में कामयाब भी हुए, पर उन गुर्गों ने उन्हें काटकर वापस झोपड़ी में फेंक दिया। देखते ही देखते झोपड़ी और उसमें फंसे लोग जलकर खाक हो गए। यह सब एक 8 साल का मासूम बच्चा दूर छिपकर देख रहा था। बताया जाता है कि इस घटना के बाद सभी गुर्गे पुलिस की ही गाड़ियों में बैठकर नजदीकी थाने पहुंचे और जवाबी हिंसा से बचाने के लिए पुलिस से गुहार लगाने लगे। जमींदारों के रसूख और दबदबे की वजह से पुलिस को उन्हें सुरक्षा देनी पड़ी, पर यह घटना इतनी बड़ी थी कि पुलिस ने गोपाल कृष्ण और सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया। इस घटना से पूरे राज्य में हंगामा मच गया और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए। गोपाल कृष्ण नायडू और अन्य आरोपियों पर आरोप सिद्ध भी हुए और 1970 में नागापट्टिनम जिला अदालत ने सभी आरोपियों को 10 साल की सजा सुनाई, पर 1975 में मद्रास हाई कोर्ट ने सबूतों के अभाव में सभी को बरी कर दिया। 1980 में सुप्रीम कोर्ट ने भी हाई कोर्ट के फैसले पर मोहर लगा दी, यानी एक भी आरोपी को सजा नहीं हुई। पर किलवेमनी गांव के लोग वो मंजर, वो दर्द नहीं भूले थे। इसलिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के कुछ दिनों बाद ही कुछ लोगों ने गोपाल कृष्ण नायडू पर हमला किया और दौड़ा दौड़ा कर बहुत बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया। गोपाल कृष्ण की हत्या का आरोप लगा था 20 साल के नंदन पर, और ये नंदन वो ही था जिसने छिपकर अपने दोस्तों, अपने परिजनों को उस झोपड़ी में जलते हुए देखा था। उस वक्त उसके सीने में जो बदले की आग लगी थी वो 12 साल बाद जाकर बुझी। दोस्तों, 26 जनवरी 1950 में हमारा संविधान लागू हुआ था, लेकिन आज भी देश के किसी न किसी कोने में दलितों और पिछड़े समुदाय के लोगों को उत्पीड़न का शिकार होना पड़ रहा है। ये हम नई पीढ़ी की जिम्मेदारी है कि हम इस मानसिकता का अंत करें, और इसकी शुरुआत हमें अपने ही घर से करनी पड़ेगी। आशा करते हैं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।